स्वरूप भाई की आंखों के सामने जैसे सब कुछ अंधेरा हो गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी ये वही इंसान है जिस पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था, जिसको अपने खून से बढ़कर माना था, जिसकी हर जिद को आशीर्वाद समझकर पूरा किया था। और आज वही इंसान इस तरह सीना ठोककर खड़ी है जैसे उसने कुछ गलत किया ही नहीं, जैसे ये सब उसका हक था। स्वरूप भाई की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में आग थी। मुझे आज भी भरोसा नहीं हो रहा कि ये तू है। तुझ पर इतना भरोसा किया मैंने, हर कागज तेरे नाम कर दिया, हर रिश्ते को तेरे हवाले कर दिया, और आज तू। लेकिन सामने खड़ी लड़की की आंखों में न शर्म थी न पछतावा। वो बड़ी ठंडे लहजे में बोलती है कि सच किसी के सोचने या बोलने से नहीं बदल जाता। ये सब असली पोती चंदा का है और वही इसकी हकदार है। और माफ करना साहब, लेकिन ये सब तो आपने खुद अपने होश में मेरे नाम किया था। अब स्वरूप भाई की सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ घर या जमीन की बात नहीं थी, ये उस परिवार की बात थी जिसे उन्होंने अपने खून से सींचा था। वो घर, वो संपत्ति, वो लोग, वो रिश्ते, वो अपनापन, सब कुछ, हर एक चीज जिस पर आज सामने खड़ी लड़की अपना अधिकार जता रही थी। वो बोलती है कि ये घर, ये संपत्ति, ये परिवार, ये रिश्ते, ये लोग, सब कुछ पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, और इस हक पर मैं किसी और को कब्जा क्यों करने दूं? उसके शब्द तीर की तरह चुभते हैं, क्योंकि हर शब्द में स्वार्थ था, लालच था, और उस प्यार का मजाक था जो उसे सालों तक मिला था। स्वरूप भाई का दिल टूट रहा था। वो चिल्लाना चाहते थी, लेकिन आवाज गले में अटक रही थी। यही सिला दिया है तूने दादी के लाड प्यार का? उन्होंने तुझे सड़क से उठाकर अपने गले लगाया, अपनी छाती से लगाया, और तूने? शब्द पूरे होने से पहले ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनके सामने वो दिन घूम जाता है जब इस लड़की को पहली बार घर लाया गया था। कैसे पूरे घर ने उसे अपनाया था, कैसे दादी ने अपनी आखिरी सांस तक उसे दुआओं में रखा था। और आज वही लड़की बेशर्मी से खड़ी होकर कह रही है कि थोड़ा सा भी हमदर्दी दिखा दो तो लोग अपनी असली जगह भूल जाते हैं। वो ताना मारती है जैसे ये सब उसकी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी चालाकी हो। स्वरूप भाई की नज़रें झुक जाती हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिस इंसान को उन्होंने अपना समझा, वही सबसे बड़ा धोखा दे गया। तभी घर में अफरा तफरी मच जाती है। कोई चिल्लाता है, चंद्रू चंद्रू, जैसे कोई आखिरी उम्मीद हो। स्वरूप भाई खुद को संभालते हुए कहते हैं कि वकील साहब को बुलवाओ, कोई न कोई उपाय ज़रूर होगा। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी पोती का हक इस तरह छीना जा सकता है। उनके शब्दों में बेबसी थी, गुस्सा था, और पछतावे का जहर था। इतनी बड़ी गलती कर दी हमने, वो खुद से कहते हैं। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उन्हें सब समझ आ गया है। सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर हल्की सी हंसी तैर जाती है, वो हंसी जो दर्द को और गहरा कर देती है, जैसे कह रही हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। स्वरूप भाई उसकी उस हंसी को देख नहीं पाते। उन्हें लगता है जैसे किसी ने सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो कहते हैं कि मुझे दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है, और तुम्हें भी बुरा लग रहा होगा। लेकिन उनकी आवाज़ में यकीन नहीं था, क्योंकि सामने वाला इंसान अब इंसान नहीं, बल्कि लालच की मूर्ति बन चुका था। घर की औरतें इधर उधर भाग रही थी। कोई कह रहा था, शादी माँ आप संभालिए, चलिए प्लीज़ चलिए। लेकिन स्वरूप भाई वहीं खड़े थे, जड़ बने हुए, क्योंकि उस पल उनके लिए न शादी मायने रखती थी, न रस्में, न लोग। उनके लिए सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या प्यार करना इतनी बड़ी गलती थी? क्या भरोसा करना सबसे बड़ा गुनाह था? और क्या अपनों से धोखा मिलना ही इस दुनिया का सबसे कड़वा सच है? स्वरूप भाई अब भी उसी जगह खड़े थे, लेकिन उनके भीतर कुछ टूट चुका था। जिस भरोसे के सहारे उन्होंने पूरी जिंदगी खड़ी की थी, वही भरोसा आज उनके पैरों तले रेत बन चुका था। उन्हें लग रहा था जैसे घर की दीवारें भी उन्हें घूर रही हों, जैसे हर कोना पूछ रहा हो कि आखिर आपने ऐसा कैसे होने दिया। जिस लड़की को उन्होंने बेटी से बढ़कर माना, जिसके सिर पर अपने हाथ रखकर दुआएं दी, आज वही लड़की कानून की आड़ में उन्हें ही बेघर करने पर तुली हुई थी। वकील के आने का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, उल्टा उसकी चाल और आवाज में और ज्यादा आत्मविश्वास आ गया था, जैसे वो पहले से जानती हो कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। स्वरूप भाई ने भारी मन से कहा कि अभी भी वक्त है, अगर दिल में जरा सा भी इंसानियत बची है तो पीछे हट जा। लेकिन सामने से जवाब आया कि इंसानियत पेट नहीं भरती और रिश्ते जमीन के कागजों से ज्यादा मजबूत नहीं होते। ये शब्द सुनते ही घर की औरतों के मुंह से सिसकियां निकलने लगी। किसी ने दुपट्टे से मुंह ढक लिया तो कोई दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अब ये लड़ाई रिश्तों की नहीं बल्कि लालच की है। स्वरूप भाई को बार बार अपनी माँ की आवाज़ याद आ रही थी, जिन्होंने मरते वक्त कहा था कि बच्चों में फर्क मत करना,
लेकिन आज वही गलती उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने जिसको ज्यादा दिया उसी ने सब कुछ छीन दिया। तभी चंद्रू भागता हुआ आया। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने हालात देखे और चुप हो गया, क्योंकि सच इतना कड़वा था कि बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वकील साहब अंदर आए, कागजात खुले, दस्तखत देखे गए और हर लाइन के साथ स्वरूप भाई का दिल और बैठता चला गया, क्योंकि सब कुछ कानूनी था, सब कुछ सही तरीके से किया गया था और यही सबसे बड़ा धोखा था। उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने हक की कब्र खोद दी थी। वकील ने धीमी आवाज में कहा कि मामला मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और यही सुनकर सामने खड़ी लड़की के होठों पर वो जीत की मुस्कान फैल गई, जिसे देखकर स्वरूप भाई की आंखें झुक गईं। उन्हें लगा जैसे उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत एक पल में बेकार हो गई हो। वो घर जिसे उन्होंने ईंट ईंट जोड़कर बनाया था, वो आंगन जिसमें बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, आज सब उनसे छिनता हुआ दिख रहा था। और सबसे बड़ा दर्द ये था कि ये सब किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि अपने ही ने किया था। स्वरूप भाई ने खुद से सवाल किया कि क्या गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने ज्यादा प्यार कर लिया, ज्यादा भरोसा कर लिया। तभी अचानक उन्होंने चंदा का चेहरा याद किया, असली पोती जो अभी इस साजिश से अनजान थी, जिसे आज भी दादी की तस्वीर के सामने बैठकर लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। स्वरूप भाई की मुट्ठियां कस गईं, उनके भीतर एक नई आग जल उठी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वो अपनी पोती का हक ऐसे जाने नहीं देंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी इज्जत, अपना आराम, सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। उन्होंने सिर उठाकर सामने खड़ी लड़की को देखा। पहली बार डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून उनकी आंखों में था, जैसे उन्हें रास्ता दिख गया हो। उन्होंने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये सुनकर उस लड़की के चेहरे पर पहली बार हल्का सा तनाव दिखा, क्योंकि वो भूल गई थी कि जिस इंसान को उसने कमजोर समझ लिया है, वही इंसान जब टूटता है तो चुप नहीं बैठता। घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई दे रही थी।